डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका शाह और आप सभी के लिए लेकर आई हूं बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर। बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। So there once was a stingy baker. Poor man would stand outside his baker every day, enjoying the nice smell of baker bread. The baker was very angry at the poor man. देखिए ये एक बेकर की कहानी है जो कि ब्रेड मतलब जो ब्रेड सप्लाई करते हैं बेचते हैं उनको बेकर बोला जाता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ स्टिंगी बेकर, दैट मीन्स कंजूस बेकर था वो। उसके दुकान के आउटसाइड जो होता था एक गरीब आदमी खड़ा हुआ होता था और वो बड़ी उस स्मेल को जो ब्रेड की स्मेल होती थी उसको बड़ा ही, जैसे पाव भाजी होती है ना उसकी स्मेल को बड़ी ही वो करता था, एंजॉय करता था। लेकिन जो बेकर था इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी था एंड ही फेल्ट दैट एनीवन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल, सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट। और क्या करता है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी मतलब इतने स्वादिष्ट खाने की प्रोडक्ट को स्मेल करेगा, ठीक है, मतलब उसकी सुगंध लेगा उसको उसका पे करना पड़ेगा, मतलब उसे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और इस वजह से उसने जो पुअर मैन है उसको कोर्ट ले गया, है ना, कोर्ट ले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, द जज हेयर द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। जो जज थे ना उस बेकर की बात जो कंप्लेंट थी बड़े ध्यान से शांत मन से सुन रहे थे। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, और फिर उन्होंने उस पुअर व्यक्ति से या गरीब व्यक्ति से पूछा, क्या पूछा कि डू यू हैव एनी मनी, आपके पास कोई भी पैसा है या कुछ भी है। तो द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन, और उसने उसके पॉकेट को चेक किया। जो पुअर मैन था ना उसने उसके मतलब पॉकेट को चेक किया। जैसे हमसे कभी कोई पूछता पैसे हैं, हाँ अपन जेब को देखने लगते हैं, टटोरने लगते हैं, सिंपली लैंग्वेज में बात करें तो अपन। सो ऐसे ही वो भी देखने लगा तो उसके जो पॉकेट है उसमें 2 स्मॉल कॉइन निकले। दिस इज़ ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। सिर्फ यही मेरे पास इतना पैसा है, सिर्फ 2 ही कॉइन है उसके पास, उसने उस जज से कहा। तो द जज टुक द कॉइन्स फ्रॉम द पुअर मैन, और जो जज है उसने उससे 2 कॉइन भी ले लिए बेचारे से। और द बेकर स्माइल एंड एगरली हेल्ड आउट हिज हैंड, और जो बेकर था ना जो मतलब ब्रेड से वो डिलीशियस खाना बनाने वाला जो भी था, सो जो वैसे अपना बेकर फ्रॉम गोवा अपन लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप वो रीड कर लीजिएगा, बाकी ये तो अनसीन ही है। तो जैसे जो बेकर था ना उसने उसको बड़ी स्माइल कर रहा था, उसने उससे पैसे ले लिए, 2 स्मॉल कॉइन ले लिया उससे। तो उसने क्या किया, उससे वो लिया तो वो बड़े ध्यान से देख रहा, हाँ भैया मेरे को दे दे पहले तो तू, मतलब किससे, जज से। मतलब वो बहुत ही उत्सुक था उन 2 उसके हाथ में से वो लेने के लिए, ठीक है। सो बट द जज डिड नॉट गिव द बेकर द मनी, लेकिन जो जज है ना उसने उसे वो मनी नहीं दी। क्यों नहीं दी, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ही ओनली जिंगल द कॉइन टुगेदर, ही देन रुकिएगा, he returned them to the poor man saying, I punishment should fit the crime. The price for the smell of bread shall be the, एक मिनट रुकिए यार, should of money। देखिए यहाँ पर वो बोलता है उसने वो मनी क्यों ली थी, बस देखिए वो क्या करता है उसको देखिए जिंगल मतलब झनझनाना या टनटनाना होता है। यहाँ पर ऐसा सिचुएशन में फिट बैठता है कि उसने सिर्फ उसको रिझाने के लिए, किसको, बेकर को, या फिर उसको बताने के लिए कि मैंने ले लिया, ये इसके लिए उसने उससे पैसे लिए थे। एंड ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, लेकिन फिर उसने उसको रिटर्न कर दिया। शेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, और फिर वो बोलते हैं कि जो पनिशमेंट है ना मतलब जो सज़ा है वो किसी क्राइम में, मतलब किसी जुर्म में फिट बैठती है। द प्राइस फॉर स्मेल ऑफ ब्रेड शैल बी द साउंड ऑफ मनी। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि जो इस मतलब ब्रेड को स्मेल करने का प्राइस है वो तो कुछ होता ही नहीं है, और इसका जो प्राइस होगा सेल बी साउंड ऑफ मनी, मतलब ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। और अपन को भी पता है कि स्मेल करने का क्या ही कोई पैसा लेगा। सो दैट वाज अ स्टोरी ऑफ दिस पैसेज। ये बहुत रेयर पैसेज है, आई डोंट थिंक सो कि ये आएगा, बट आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसे ही करते हैं वो लोग नंबर काटने के लिए। कई बार वो ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो आपने
देखी भी नहीं हूँ। तो चांसेस है इसका, और 2023 में देखने को मिला है, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर फिल कर लेते हैं। गिव अ अल्टरनेटिव है, चलिए गिव अ सब टाइटल फॉर द अबव पैसेज। इस पैसेज का सब टाइटल क्या है? लव begets love, kingdom of fools, there is a will, there is a way, tit for tat। अब यहाँ पर ये आंसर इसका ये सही है कि किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब कि मैं बोलूँ तो मूर्खों का साम्राज्य बोल सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि कोई भी अगर पैसा ले रहा है स्मेल का तो वो मूर्खी व्यक्ति, जैसे को तैसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। लव बिगेट्स लव तो बिल्कुल नहीं हुआ है। देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सो आंसर इज किंगडम ऑफ फूल्स। सेकंड देखेंगे कि विच वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच का अपोजिट वर्ड्स क्या है भैया? ऑनेस्ट है, स्टिंगी है, पुअर है। या जैसे देखिए ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, इसके बाद स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, पुअर मतलब होता है गरीब, और जज मतलब किसी को जज करना, किसी को मतलब परखना। तो रिच मतलब होता है अमीर, और इसका अपोजिट होगा इसका अपोजिट होगा पुअर, मतलब अमीर का गरीब। ठीक है, थर्ड देखते हैं। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी टू बाय ब्रेड, टू ईट ब्रेड, टू इन्जॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, टू स्टील ब्रेड। मैंने पूरी कहानी में आपको समझाया है कि जो पुअर मैन था वो बेकरी के दूसरी साइड, बेकरी आप लोगों ने देखी होगी सभी ने, बेकरी के आउटसाइड मतलब बाहरी ओर क्यों खड़ा होता था? क्योंकि उसको स्मेल करना रहता था जो डिलीशियस प्रोडक्ट उसके उसमें बनता था। तो मतलब वो बेकिंग ब्रेड को स्मेल करने के लिए तो वहाँ खड़ा होता था। उसमें जो स्मेल करता था वो बड़ा ही इन्जॉय से उसको स्मेल करता था। ठीक है, सो आंसर इज़ टू इन्जॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। फोर्थ वाला देखिए बच्चों, द बेकर टुक द पुअर मैन टू। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पूरा पैसेज क्यों समझाया, तो पैसेज को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप पैसेज नहीं समझेंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर स्टोरी क्या है। और अभी टाइम है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस यही आ गया तो आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, आप बस आँख बंद करेंगे और टिक मार देंगे सब पे, है ना। द बेकर टुक द पुअर मैन टू। जो बेकर था ना उसने पुअर मैन को कहाँ लेकर गया था? द कोर्ट, बेकरी, टेम्पल, हिज होम। कहाँ लेकर गया था? अभी बताया था हमने, कोर्ट में। कहाँ लेकर गया था? कोट। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए, हाउ मैनी कॉइन वर फाउंड इन अ पुअर मैन्स पॉकेट। पुअर मैन के पॉकेट में कितने पैसे मिले थे? सो आंसर है क्या आपका 24 to 1, मतलब 20 है, 4 है, 2 है, 1 है। कितना प्राप्त हुआ था बताइए? 2। कितने बच्चों? 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको इस को बड़े ध्यान से देखना है और फिर इसके आंसर देना है। तो ये कहानी कुछ मधुमक्खी की है। बी समझते होंगे। अ वी वेंट टू द टैंक टू क्वेंच in thirst and tumbling in was almost drowned. A dove that happened to the pass that was saw the danger the we was in. It has tended to a neighboring tree and plucking off a leaf. देखिए यहाँ पर बात हो रही है बी की, एक मक्खी की जो एक टैंक के पास जाती है उसकी प्यास को बुझाने के लिए, और वहाँ पर टम्बलिंग करती है। टम्बलिंग मतलब दह पड़ना। ठीक है, और वो क्या करती है? ऑलमोस्ट उसमें ड्रॉन हो जाती है, गिरी जाती है। फिर एक जो डव होता है, डव दैट हैपन टू द पास द वे सा द डेंजर दैट वी वाज इन। वो जो कबूतर या आप बोल सकते हैं एक पड़की होती है उसको बोलते हैं, तो वो वहाँ से गुजर रहा होता है और वो देखता है कि जो बी है, मधुमक्खी है, वो डेंजर में है। तो वो उसको पास में ही आता है और उसको प्लकिंग ऑफ टी मतलब उसको पत्तियों से ढकने की कोशिश करता है। ड्रॉप्ड इनटू द वाटर बिफोर द बी, और वो क्या करता है? उसमें पानी डालता है। फिर इसके बाद द वी क्लाइम ऑन टू द ली, और जैसे ही वो करता है ना, मतलब वो उस पर पानी उसके मतलब गिराने ही वाला रहता है, उससे पहले ही जो बी होती है वो क्लाइम हो जाती है। कहाँ? पत्ती पर। मतलब जो बी होती है मधुमक्खी वो उड़ जाती है लीफ पर। ड्राइड इट्स विंग्स एंड फ्लो अवे टू इट्स हिप एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द डव दैट हैड सेव्ड इट्स लाइफ। देखिए वो वहाँ पर
जैसे ही वो पत्ती पे चढ़ती है और अपने विंग को, अपने जो पंख होते हैं उसको छोटे छोटे उसको फड़फड़ाती है और वहाँ से हाई जंप मार लेती है बड़े ही ग्रेटिट्यूड में, ग्रेटिट्यूड के साथ। दैट मीन्स बड़ी कृतज्ञता से। थैंकलेस समझते हैं आप लोग, मतलब एहसान फरामोश, जिसका एहसान नहीं मानना। उस डव ने उसकी ज़िंदगी बचाई, उसको डेंजर में देखा, वो जल्दी से आता है, उसको पेड़ के पास ले जाता है, उसको प्लकिंग करता है लीफ से, पत्तियों से, और वो बेचारा पानी ही डालने रहता है कि वो उड़ जाती है, मतलब पत्ती पर बैठ कर, और बड़ी हाई जंप मार के चली जाती है, फ्लो हो जाती है वहाँ से। तो वो उसने उसका थोड़ा सा भी शुक्र अदा नहीं किया, ना ही उसको थैंक यू बोला, और थैंक यू किया बड़े ही ग्रेटिट्यूड में, कृतज्ञता के साथ वो वहाँ से उड़ गई। ठीक है। सो अ फ्यू डे लेटर द सेम बी वाइल रिटर्निंग टू इट्स हिव आफ्टर, वो क्या करती है, वो जो मतलब जो मधुमक्खी होती है, कुछ दिन बाद वो फिर से अपने छत्ते की तरफ बड़ी हार्डवर्क के साथ, मतलब कठिन परिश्रम के साथ वहाँ से आती है, मतलब रिटर्न होती है। सा अ क्रूअल बॉय टॉकिंग एम टू द डव सिटिंग अपॉन द ब्रांच ऑफ ट्री, और वो देखती है क्या, एक मतलब बड़ा ही क्रूर लड़का होता है जो क्या करता है, एम लगाता है। एम मतलब निशाना होगा, यहाँ पर निशाना लगाता है उसी कबूतर पर, और वो कहाँ बैठा हुआ होता है, ब्रांच ऑफ ट्री पर, मतलब उस पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ होता है। एट वंस द वी फ्लो टू द ब्रेस्ट ऑफ द बॉय, और वो क्या करती है, वो जो मधुमक्खी होती है वो उसके ब्रेस्ट मतलब चेस्ट पर बैठ जाती है, वहाँ से मतलब वो होती है। एंड उसके बाद जस्ट व्हेन ही वाज गोइंग टू सूट द डब, और जैसे ही वो उसको सूट करने वाला होता है उस डब को, स्टंग इट द बॉय, एक मिनट रुकिएगा, उसको क्या करती है, स्टंग कर देती है, काट देती है। फिर उसके बाद वो जो बॉय था वो डांस, अब जैसे आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा मधुमक्खी आपने भी इस जैसे वो मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, उसको डंक मारती है, या राइट, जो बच्चे सुन रहे होंगे उनने ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी में हमेशा किया हुआ होगा, कुछ किया कुछ नहीं किया, ये ज़रूर किया। वो जैसे ही स्टंग करती है, डंक मारती है आपको, तो हम कैसे मतलब बिल्कुल नाचने ही लगते हैं, लेकिन वो नाचना जो होता है हमारा पेन में होता है, दर्द में होता है। ठीक है। वाइल द डव रियलाइजिंग द डेंजर टू विच इट इज़ वाज एक्सपोज्ड फ्लो सेफली अवे, और वो जो डब होता है, जब डब को ऐसा रियलाइज़ होता है, कई बार हम समझ जाते हैं कि हमारे आसपास खतरा है, तो वो जैसे ही रियलाइज़ करता है ना, तो वो क्या होता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, वहाँ से चला जाता है, बहुत ही सेफली उड़ जाता है वहाँ से। ठीक है। सो दैट वाज अ स्टोरी। भले ही वो वहाँ से ग्रेटिट्यूड से गई, बट उसने उसको देखा डेंजर में उसी कबूतर को, तो वो उसकी मतलब हेल्प करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से शक्ति दिखाते हैं हम लोगों को, लेकिन जब कभी हम मुसीबत में हो और अगर हम उनके काम पड़े तो वो हमारे काम पड़ जाते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं भैया, कि व्हाट डिड द वी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव। तो मतलब जो वी होती है, मधुमक्खी होती है, वो कैसा फील करती है जब वो डब जो है आप उसको सेव करता है। तो मैंने आपको बताया था बड़ी ग्रेटिट्यूड में जाती है। कैसे जाती है भैया, वो ग्रेटिट्यूड में जाती है। अब ग्रेटिट्यूड कहाँ लिखा है ये भी बताना पड़ेगा, वरना आप बोलेंगे दीदी आप कुछ भी बोल देते हो। नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं आपके विथ प्रूफ बोलती हूँ। चलिए यहाँ देखिए, बिफोर द वी ग्रेटिट्यूड द डब, मतलब वो बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ वो करती है, फील मतलब करती है, तो ग्रेटिट्यूड आएगा इसका आंसर। शायद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बेचारी मतलब बेहोशी की हालत में थी, तो उसे तो पता ही नहीं कि उसने उसको हेल्प भी किया, बस उसने उसको देखा था कि ये प्लकिंग कर रहा है, थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, तो शायद इसलिए। हु डांस विद द पेन, जो कौन नाचने लगा था पेन में, बताइए, वही जो क्रूअल लड़का था ना, वो मतलब क्रूअल बॉय। सो द बॉय, डव या वी या एलिफेंट, मतलब कि यहाँ पर या तो वो ही कबूतर या फिर मधुमक्खी या एलिफेंट या फिर बॉय। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों, बॉय। थर्ड देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज़, टम्बलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, टम्बलिंग मतलब क्या होता है, फॉलिंग मतलब गिरना, नाइवरिंग या फिर स्विमिंग या फिर क्राइंग, बताइए। वैसे तो टम्बलिंग मतलब बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन कठिनाइयों में गिरना होता है टम्बलिंग मतलब। और यहाँ पर अगर मैं स्विमिंग बोलूँ तो इसका मतलब तैरना होता है बच्चों। नाइवरिंग मतलब बोलूँ तो आसपास भड़कना, क्राइंग मतलब भटकना मतलब, और क्राइंग मतलब रोना होता है। तो राइट आंसर है आपका फॉलिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या है, फॉलिंग है। ठीक है,
अभी यहाँ पर आप फोर्थ देखेंगे कि द वी वेंट टू द टैंक, जो वी थी वो कहाँ गई थी, टैंक के पास। तो क्यों गई थी? टू क्वाइंस इट्स थर्स्ट। ठीक है, तो राइट आंसर है ये। आप फर्स्ट स्टैंजा में देख लीजिएगा, जो पैसेज है उसकी फर्स्ट लाइन में देख लीजिएगा। और हु सेव्ड द वी, जो वी है उसको किसने सेव किया था बताइए? वी को किसने सेव किया था? तो मैंने बताया था जो डव था उसने। क्लियर आंसर है डव। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन बी। राइट एन essay ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन विच इन अबाउट 150 वर्ड्स। इसमें आपको एक भी कोई सा भी ऐसे लिखना है, तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए हम वुमेन एम्पावरमेंट देख लेते हैं। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के पेपर में 22 के पेपर में बताया था, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रही हूँ। बाई चांस आप सोच रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर हम आप सभी को बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्या बताएंगे बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश देख लेते हैं आप लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश में क्या है, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बना दिए हैं। सो आपको अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको कुछ और पॉइंट्स याद है तो आप वो लिख लीजिएगा, नहीं याद है तो बढ़िया आप लिखिए क्या, यही पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इजी पॉइंट है और आपको मैं आशा करती हूँ कि बहुत आराम से याद हो जाएंगे। इनमें मैंने वही पॉइंट्स इंक्लूड करी है, तो आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश is an international language and is spoken all over the world. With the invention of internet, no country can depend upon its local language. blah blah blah, ऐसा सुना होगा? नहीं, ऐसा नहीं बोला है बच्चों। मैंने बोला है कि जो इंग्लिश है ना, बड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि सभी जगह बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ है? इंटरनेट से। ठीक है, इसके बाद नो कंट्री कैन डिपेंड्स अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज। जैसे हमारे भारत में हिंदी यूज़ की जाती है, अमेरिका में इंग्लिश चलती है, ब्रिटेन में ब्रिटेन इंग्लिश, ब्रिटिश में ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का चयन किया जाता है, बट जो इंग्लिश है भाई वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलती है, मतलब सभी जगह इंग्लिश का यूज़ होता है। तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं कर सकते। वी कैन कम्युनिकेट विद द अदर कंट्री, तो we can communicate with the other country only when we know to understand medical technology। and यहाँ पर only understand तक समझिएगा कि हम लोग we can communicate with the other country, अगर हम किसी अदर कंट्री से कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होगा, हमें इस लैंग्वेज का चयन आना चाहिए, हमें इस लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और हम और भी सारी जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी है एंड ट्रेड। देखिए यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजी अभी जो है हमारा हिंदी में हुआ है, वरना पहले इंग्लिश में ही मतलब होता था। तो हमें अगर मैं बोलूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे लेवल से सीखना है तो मेडिकल टेक्नोलॉजी मोस्टली इंग्लिश पर ही डिपेंड है, तो आपको ये आना चाहिए। ट्रेड में अगर मैं दुकानों की बात करूँ तो वो भी, और व्यापार की बात करें तो भी वी मस्ट नो इंग्लिश, हमें इंग्लिश बेहतर आनी चाहिए। क्लियर, well without knowing it no communicate can progress, it has a rich literature student can enjoy after learning it। और ये एक मतलब रिच से यहाँ ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन ये एक समृद्ध साहित्य है। क्लियर, और इसके बाद कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती विदाउट इट के। फिर इसके बाद आप बोलेंगे जो स्टूडेंट होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इसको। तो देखिए इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे और बहुत ही इजी, और इतनी इजी लैंग्वेज मैं तो बोल रही हूँ कहीं नहीं मिलने वाली आपको, तो बेहतर है आप इसे करें। क्लियर, और देखते हैं ना, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सो इसका कलेक्शन नहीं हो पाया है, या मैं बोलूँ मैं लिख नहीं पाई हूँ। अगर आप सभी को नीड है इसकी, आप नहीं मिल पा रहा है आप सभी को, सो प्लीज़ मुझे एक कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी आप सभी के लिए, लेकिन अभी मैंने नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। इसमें एक पैसेज दिया है जिसमें आपको क्या करना है, ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशन इफ़ नीडेड। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मत समझिए इसको, आपको नॉर्मली क्या बनाने हैं, नोट बनाने, बस थोड़े से क्या करना है इसमें। अब कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, एब्रीविएशन मतलब क्या है भाई, बोल क्या दिया इन लोगों ने, डाल क्या दिया, वह पहले तक तो मेक नोट आता था, अब क्या ही कुछ अलग से तो नहीं, कुछ
अलग से नहीं करना है, इसमें ये बोला है कि संक्षेप में लिखना है आपको नोट। तो बढ़िया 3 नंबर का है। सबसे पहले आप ये देखिए कि डॉट से डॉट मिलाना है अपन को। जहाँ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं आप उनको उठाइए और लिख दीजिए। तो हम बढ़िया छोटा सा पॉइंट लिखेंगे ताकि हमको ज़्यादा कठिनाई ना हो। और आप हमेशा मेक नोट बनाते हैं ना, तो मैं आप सभी को एक आइडिया देती हूँ। आप क्या करिए, फर्स्ट लिखिए फिर सेकंड लिखिए। जो बच्चे सोचते हैं कि हम पॉइंट डाल के लिखें, जैसे कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, ब्लैक पेन से फिर ब्लू से बिंदियाँ लिखेंगे हम लोग पॉइंट बना, ऐसे पॉइंट नहीं बनता है, इसको सब पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट बनता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, तो बिल्कुल चालाकी ना दिखाएं, बढ़िया अच्छे से लिखें पॉइंटों को। जैसे आप लोग यहाँ देखिए बड़े ध्यान से, सिंस टाइम बिगेन द नेचर वुड Lived mixed forest of the Himalaya have played a crucial role in life the people of the religious। यहाँ से आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट उठाइए, यहाँ तक लिख दीजिए। कहाँ तक? यहाँ तक। ये बन गया भैया आपका 1 पॉइंट। क्या बन गया? 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, चलिए तो एक बीच में से, एक ऊपर से, एक नीचे से और एक और भी कहीं साइड से उठा लीजिए तो बन जाएगी। क्योंकि इसमें देखना उन लोगों ने इसलिए बोला है बच्चों की छोटे छोटे पॉइंट बनाए, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा इसमें बहुत लंबे लंबे पॉइंट बोले गए हैं और इतना पॉइंट में जमता नहीं है ना कुछ, इसीलिए। क्लियर? तो अब हमें छोटे पॉइंट उठाने, हमें भी चालाकी करनी है। तो हम 2.1 बनाकर लिखेंगे। कहाँ से? यहाँ से। फॉर मैनी ईयर्स हाउ एवर लार्जो of these rich forested resources have been destroyed। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2.2 स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ तहरी गहरवल वर एक्सप्लॉयटेड टू सप्लाई टाइमर फॉर द एक्सपेंडिंग रेलवे नेटवर्क इन द प्लांट्स। यहाँ पर 2.2 करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैसेज है तो इसका अलग से वीडियो में बना दूंगी ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि 1 बाय 1 समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। थर्ड पॉइंट अगर आप बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं कि द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड। यहाँ से यहाँ तक आप एक और पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद आखिरी का ले लीजिएगा, क्योंकि आखिरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके 4 से 5 पॉइंट हुए। अगर मैं इसके सबटाइटल की बात करूं तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर से नीचे तक लिया है उसमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर फॉरेस्ट की बात हो रही है और फॉरेस्ट ऑफ हिमालय की बात हो रही है। किसकी? फॉरेस्ट ऑफ हिमालय। तो आप यहाँ पर फॉरेस्ट लिखिएगा, आपने फॉरेस्ट लिखा और ऐसे बिंदु करी और हिमालय लिख दीजिएगा। ठीक है, आया समझ? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यू आर अ मानस या मानसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग यू लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी सर्टिफिकेट मतलब कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या आपको सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। समझ रहे हैं आप? तीनों का मतलब एक ही होता है भाई, टीसी। क्या होता है? टीसी मतलब आपको टीसी चाहिए, आप कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है, सो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दे देते हैं, बाकी है वही। तो चलिए आगे अपन देख लेते हैं इसको। सो ये रही आपके सामने टीसी, एसएलसी या सीएससी। ये तीनों वर्ड्स आपको दे दिए जाए ना, एसएससी मत मतलब एस मत देखिए, एलसी भी आप बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आप इसको लिविंग सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। तो ये मैटर बनाइए कि टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आपको स्कूल गोरखपुर की जगह जहाँ अपन पढ़ें वहाँ की जगह छोड़कर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में प्रोवाइड है ना, क्या है प्रोवाइड? स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। आपको ये मेंशन करना, तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर यहाँ बालाघाट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए बच्चों? बालाघाट। ठीक है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीसी। एन एप्लीकेशन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं बच्चा आप। फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, तो आपको मैटर बनाना है। सर आई वैक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी है आपकी ऑफ योर स्कूल, आई हैव अ पास्ड माई, जो भी आपने पास की है मतलब 90 की होगी या फिर 12। ठीक है, 11th क्लास दिस ईयर। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू भोपाल। मेरे पिताजी का जो है ट्रांसफ़र हो गया है भोपाल को। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर। मतलब मैं अनेबल हूँ, मतलब मैं असमर्थ हूँ या फिर मैं आ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो चुका है तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं अपनी कंटिन्यू स्टडी करने में अनअवेलेबल हूँ या अनएबल हूँ। काइंडली इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की जगह पे बच्चा कलाकारी करनी है, और कलाकारी में आपको लिखना है क्या लिखना है? लीविंग सर्टिफिकेट। क्या लिखना है? लीविंग सर्टिफिकेट। पता है क्या आपको जानकारी ये होगी कि ये और आपका
ये आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में मिलता है। मैटर क्या रहता है, ये इस मैटर के नंबर मिलते हैं आपको, लेकिन आप वो भी ढंग से नहीं लिख पाते हैं तो नंबर कट जाते हैं। तो हम लिखेंगे काइंडली इश्यू माय ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। प्लीज़ मुझे ट्रांसफ़र की जगह आप लीविंग सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा, ट्रांसफ़र की जगह लिखना है सिर्फ लीविंग यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद थैंक यू वेरी मच, जो भी आपको लिखना है वो भी लेफ्ट साइड में लिखिएगा। फिर यहाँ पर योर्स ओबीडेंटली नेम दीपिका की जगह पर आप लिख दीजिए बच्चा मानस या फिर मानसी। लड़का है तो बढ़िया मानस लिखो, लड़की है तो मानसी लिखो, और ऐसा नहीं है लड़की भी मानस लिख सकती हो, लड़के भी मानसी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सेक्शन सी में उतरते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपको ग्रामर के क्या करने हैं, 5 ब्लैंक्स भरने, लेकिन मैं आपको 7 ही भरना सिखाऊंगी ताकि आपको बाई चांस 7वां आ गया ना पेपर में तो आप वो भी कंप्लीट कर लें, क्लियर। तो जैसे मैंने देखा कि फर्स्ट लिखा है वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो। सो यहाँ पर आएगा आपका शुड, करना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड ही डाइड ब्लैंक कैंसर। वो किससे मर गया, मतलब सॉरी किससे शांत हो गया, सॉरी किससे शांत हो गया, वो कैंसर के कारण। कभी कोई भी डिसीजेस के कारण ख़त्म होता है, डिसीजेस इट मीन्स आपकी कोई बीमारी। सो वहाँ आप लिखिए ऑफ। क्या लिखिए बच्चा, ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा देखते हैं रितु हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स। यहाँ पर मच आएगा, मैनी आएगा, एनी आएगा। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, मच और मैनी का बड़ा ही कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और कितने मिनट में, ओनली 2 मिनट में, तो देख लीजिएगा 2 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है आप सभी का। यहाँ पर क्या आएगा आपका, मैनी आएगा। क्यों आएगा आपको उस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। फोर्थ देखिए सी ब्लैंक अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। इसके लिए भी मैं ना एक प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर मैं बोलूँ पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों की टेंस की लिंक दे रही हूँ। बस ये देख लेना, 5-10 मिनट की वीडियो है, उसमें क्लियर हो जाएगा, ताकि कोई सा भी टेंस आए आप आसानी से कर सकें, नंबर ना कटें आपके, ठीक है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आप वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, मैन वर्ब आता है। मैन वर्ब में एस या ईएस या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ आएगी मैन वर्ब में एस या ईएस, ठीक है। फिर यहाँ फिफ्थ देखते हैं ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। हमेशा यही आता है, कभी किसी को विशेष देते हैं ना तो हमेशा मे आता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, जुलाई कम्स, ये रटा रटाया सेंटेंस है भैया, इसको ध्यान से कर लेना। बिफोर, जुलाई कम्स बिफोर द अगस्त। जुलाई जो है ना अगस्त के पहले आती, इसलिए यहाँ पर बिफोर आता है। क्या आएगा, बिफोर आएगा। अब यहाँ पर अशोक वाज वन ऑफ ब्लैंक ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। जब भी आप देखें सुपरलेटिव और सुपरलेटिव में नहीं समझते तो ईएसटी देख लें, है ना। तो अगर ईएसटी आती है तो हमेशा दा आता है। क्या आता है, दा आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डू हैज डायरेक्टेड एनी 5। क्या करना है आपको, एनी 5 करना है। तो फर्स्ट देखिएगा कि द बॉय क्या है, द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। रटा रटाया सेंटेंस से बहुत बार देखने को मिला है तो ध्यान से करिएगा। द बॉय, सबसे पहले हम आइडेंटिटी बताते हैं, पहचान बताते हैं उसकी, फिर उससे रिलेशन बताते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है कि उसने ब्लू शर्ट पहना है, फिर उसके बाद वो नेफ्यू भतीजा है आपका। तो आपको क्या करना है, द बॉय हु इज़ वेयरिंग, यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका हु, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद हु आ जाएगा। द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चा, इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई फ्रेंड। यहाँ से द बॉय गायब हो जाए क्योंकि उसी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। यदि आप तेज़ नहीं भागेंगे या आप तेज़ नहीं दौड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, मिस कर देंगे ट्रेन को, है ना। तो इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, अनलेस की जगह पे इफ़ लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ आपने लगाया इफ़ सॉरी ये नहीं है, हाँ यही है यार। इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट, अगर आप तेज़ नहीं भागते यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पर मैंने डू नॉट क्यों लगाया, इसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। अनलेस में नॉट छुपा होता है तो यहाँ पर तो ये यहाँ पर नॉट नहीं आया, लेकिन हम इफ़ में नॉट नहीं छुपा होता, इसका मतलब सिर्फ यदि होता है, और इसका मतलब होता है यदि नहीं। क्या होता है, यदि नहीं। तो यहाँ पर इफ़ लिखा है तो हमें नॉट अलग से लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा हुआ है बच्चों कि पुलिस अरेस्ट द थीफ, पुलिस ने थीफ को, चोर को अरेस्ट कर लिया। इसको नेगेटिव बनाना है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसीलिए मैंने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसको चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, डिड नॉट करके। कैसे करके, डिड नॉट कैसे, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, ठीक है। 4th देखिए, राम राइट अ लेटर, राम ने एक लेटर लिखा। यहाँ पर वॉइस चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे,
अ लेटर इज़ रिटन बाय राम, पहले आता है आपका पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट, फिर आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये एक टेंस आगे जाता है तो ये कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, फिर इसके बाद बाय और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, इट इज़ अ गुड हैबिट ऑफ, सॉरी रुकिएगा, ये देखिए, स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट, स्विमिंग जो है एक गुड हैबिट है, इसको यूज़ करना है इट से। तो हम कैसे करते हैं, इट इज़ गुड हैबिट टू स्विम, है ना, क्या बोलेंगे हम, इट इज़ अ गुड हैबिट टू स्विम, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज़ सैड दैट स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट, दोनों तरीके से सही है। सिक्स्थ वाला देखते हैं बच्चों कि ममता गोज़ टू स्कूल एवरी डे, जो ममता है वो स्कूल जाती है। देखिए यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव आया, एक नेगेटिव आया, और यहाँ पर अगर ये इफ़ वाला देखेंगे तो इसमें इन तीनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही बच्चों। तो इसीलिए मैंने बोला है कि आप लोग वो चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए बड़ी सुविधा की बात होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देख लिया हमने क्या है, मेन वर्ब में एस या ई एस है तो डू डज आएगा, सब्जेक्ट में क्या है आपका, किसी का नाम है तो डज आएगा, तो हम लिखेंगे डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, अगर हम सेवेंथ की बात करेंगे ना कि ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वो इतना फैट है, इतना मोटा है कि वो भाग नहीं सकता, तो हम इसमें किसका यूज़ करना है, टू का, तो सो की जगह पे टू लगाइए आप लोग पहले कि ही इज़ टू फैट। अब यहाँ पर टू रन फास्ट, तो यहाँ पर टू रन फास्ट इसलिए आया है कि यहाँ पर जो दैट है इसकी जगह पे टू आता है, टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। सो यहाँ पर क्या आएगा, आपका टू आएगा, उसके बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा कि रन फास्ट। अब मैं एक बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, वह बहुत मोटा है और भाग सकता है। बहुत से बच्चों का सेंस बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं इसमें नॉट तो आया ही नहीं है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, वो बहुत ज़्यादा मोटा है भागने में, अभी भागने में मतलब भाग रहा है, वो रन फास्ट करेगा, वो मोटा है, सिंपल सी बात है। इसमें सेंस ये छुपा है कि वो मोटा है तो भाग नहीं सकता है। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि वह इतना मोटा है कि वह भाग नहीं सकता, तो भागने में वो असमर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देख, अगर हम आगे देखेंगे तो एक एक्सट्रैक्ट आप सभी के सामने कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको एक क्या दिया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट दिया जा रहा है जो कि प्रोज में से है बच्चों, और प्रोज में से मैं मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे एक्सट्रैक्ट करवा चुकी हूँ, तो अगर आपको एक्सट्रैक्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, द स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एवं मी, ये मैं करवा चुकी हूँ उसी में। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, देखिए ये बोला गया है कि जो मून था वो मेरे ईस्ट को हो रहा था, मतलब ईस्ट में आ रहा था पूर्व में, और मेरे पीछे है ना, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो मतलब कि जो स्काई था, आसमान था, वो क्लियर था मेरे सामने, मेरे ऊपर, और जो स्टार थे वो चमक रहे थे। देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई, उस टाइम स्काई जो है मतलब बादलों में कोई भी क्या नहीं थे, क्लाउड नहीं थे, बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बड़ा ही इन्जॉयबल, अकेले बहुत ही ऊपर था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं इन्जॉय कर रहा था। फिर आगे है कि आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं अपने मेरा जो पुराना डकोटा, मेरा जो एरोप्लेन उसका नाम डकोटा था, तो उसमें मैं फ्लाई कर रहा था फ्रांस के ऊपर, और मैं कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने मतलब अपन सोच लेते ना कि अब घर जाके हमें खाना खाना है, घर जाके कोई सोचता है खाना बनाना, कोई सोचता है ये करना, कोई सोचना ये करना, तो वो ये सोच रहा था कि मैं अपने हॉलीडे को किस तरीके से इन्जॉय करूँगा, तो उसका ही ड्रीमिंग कर रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली एंड आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। देखिए वो बड़ी ध्यान से देख रहा है कि जो है मैं घर जाके अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम बिताऊंगा, क्या करूंगा उनके साथ, और इसके बाद वो ये भी सोच रहा था 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब वो उसने अपनी घड़ी देखा तो उसमें रात का 1 बज रहा था, है ना, मतलब जहाँ मॉर्निंग लिखा है 1:30, इट मीन्स क्या होगा आपका 13, मतलब 1 ये हो रहा था टाइम, देखिए 1 AM, क्लियर।
तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या है इसमें। फर्स्ट है आपका कि हाउ वाज वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसमें वो बोल रहा है कि जब वेदर कैसा था जब जो पायलट है उसने एरोप्लेन को उड़ाना स्टार्ट किया था, तो जो बादल थे वो बिल्कुल क्लियर थे। क्या थे? क्लियर थे। तो आंसर है क्लियर, क्योंकि उसने साफ बोला था यहाँ। अब सेकंड देखेंगे कि पायलट वाज गोइंग टू, पायलट कहाँ जा रहा था, तो यहाँ पर साफ शब्दों में बोला था कि बैक टू इंग्लैंड। कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका, क्या आंसर आएगा? इंग्लैंड। थर्ड देखेंगे द अबव पैसेज इन टेकन फ्रॉम विच लेसन। तो मैंने आपको बोला था ये कहाँ से लिया गया? ब्लैक एरोप्लेन में से लिया गया। आपने इसको पढ़ा हो तो। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि अब हम फिर से लेसन कैसे करें, टाइम ही नहीं है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा है कि सारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट करवा दिए गए हैं। अगर आपने वो देख लिया ना तो समझ लो कि सफल हो गया आप लोग, क्योंकि उससे आउट ऑफ जाना ही नहीं है। सो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एक्सट्रैक्ट जो कि पोइट्री में से लिया गया है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ये भी मैं करवा चुकी हूँ बच्चों, जो कि पोइट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब ये नहीं महत्वपूर्ण है या मतलब हिंदी मीनिंग निकालो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है ये आने ही आने हैं, जो ही मतलब वही करवाए हैं मैंने, उन्हीं में से आना है, आउट ऑफ नहीं जाएगा। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट एट इट सिट्स लुकिंग अवर हर्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंस एंड देन मूव ऑन। जो फॉग था, जो कोहरा था, उस बिल्ली के पैर पर बैठ मतलब होता है और फिर क्या करता है, थोड़ी देर बैठता है, फिर ऊपर की ओर कहाँ छाया होता है ये? हार्बर में जो बंदरगाह था वहाँ, और पूरी सिटी, पूरे शहर में। ऑन साइलेंट हाउंस एंड देन मूव्स ऑन, और वो थोड़ी देर बैठ के और चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चों, तो लिखा है कि व्हाट हैज़ बीन पर्सनल फील्ड इन अबव गिवन लाइन। ये जो लाइन की गई है ना, इसमें किसका मानवीकरण किया गया? सो आंसर है इसमें फॉग का। किसका? फॉग का, कोहरे का। आफ्टर सिटिंग फॉग, वो जैसे फॉग जो है वो बैठता है, फिर क्या करता है? सिट्स देयर ओनली, गेट्स डेंसी, डिस्पेयर या मूव्स ऑन। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मूव्स ऑन से, तो आंसर भी यही है कि वो उड़ जाता है फिर। ठीक है, अगर आप थर्ड देखेंगे ना बच्चों की, द पोइट ऑफ द पोयम अब पोयम इज़, इस पोयम का नाम मतलब इस पोयम को लिखा किसने है? तो इसका आंसर है कार्ल सैंडबर्ग ने। एक बार रीचेक कर लीजिएगा आप लोग। राइट आंसर यही है कि कार्ल सैंडबर्ग। बिल्कुल रीचेक मत करिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन के आंसर देखने। सो अच्छी बात ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो करवा चुकी हूँ, तो वो भी चेकआउट कर लीजिए, और जिस बच्चों को नीड है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दे। 10 मिनट की वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो पूरा लेसन पढ़ के ना करें आप लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट्स। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, क्या मतलब अपनी प्रकृति के अनुसार ह्यूमन हार्ट्स में, हमारे जो हृदय होता है, हमारा जो मन होता है, उसमें ऑटोमेटिकली क्या आता है? आपका लव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन डायरी। एन मतलब जो एन फ्रैंक थी, उनकी डायरी का नाम क्या था? किटी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि कूर्ग इज फेमस फॉर। जो कूर्ग है वो किसके लिए फेमस है? सो कूर्ग किसके लिए फेमस है बच्चों? कॉफ़ी के लिए वहाँ की। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ देखते हैं, व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर। जो ऑटर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिजबिल। ठीक है, और पूरा पार्ट का नाम ही है मिजबिल द ऑटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन। हाउ डिड आ यूजुअल गेट रिड ऑफ मैक्स। थर्ड है कि हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। अब क्वेश्चन नंबर अगर 12 देखेंगे तो इसमें लिखा है कि हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू इट। एनी 6 करना है, जो कि 2-2 नंबर के। मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे को क्वेश्चन देखेंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें दिया है कि इन द रेफरेंस ऑफ द पोयम, सॉरी उसके पहले ये दिया था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6। तो इसमें मैंने ये बता दिया था कि व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन, व्हाई वर 2 नेल्सन एंथम संग। वहाँ पर 2 नेल्सन जो एंथम थी मतलब राष्ट्रीय गान था, वो क्यों सिंग हुआ था? तो एक गोरों लोगों के लिए, और एक जो पुराना जो गोरे लोगों का था वो वाला बजा था, और जो न्यू बना था वो बजा था। ठीक है, व्हाट प्लान यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके बाद 5th है कि व्हाट इज़ द चाइनीज लिगेंड अबाउट टी। 6th है कि हाउ डिड वैली रिएक्ट फॉर द डेड काउ। व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम have done his luxury life. Where did Siddharth Gautam get
एनलाइटमेंट ऑन व्हाट नेम वाज गिवन टू हिम आफ्टर दैट। ये वाले क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा जो कि 2-2 नंबर के हैं, जिसमें आपको एनी 6 करने हैं, ठीक है, मतलब 6 आंसर देने हैं इसमें, जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन है कि इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड। सेकेंड है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट अमांडा मदर आस्क हर टू डू एंड नॉट टू डू, है ना। इसके बाद थर्ड है कि हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज इफेक्ट द हाउस। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 14, व्हाट डज द यंग बॉय से टू एन गैगरी। इसके बाद है व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केस, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड काउडली ड्रैगन। और इसके बाद 14 है कि नूडल्स अवॉइड ऑफरिंग थिंक टैंक बट द सेम टाइम द करेक्ट हिज मिस्टेक, हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट। और इसके ऑप्शन और में दिया है क्या कि द कोर्स ऑफ द लॉयजली लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कॉमेंट। इसके बाद ये 3-3 नंबर की क्वेश्चन है कि हाउ डिड द वैली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबव द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर एंड हाउ डज द मैरिज फाइनली टेक प्लेस। ये वाला और में है, तो आप बहुत आसान से क्वेश्चन है जिनके और जो 2-2 और 3-3 नंबर के हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद नहीं आया है, और इसके बाद अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।